नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा रांची द्वारा जो क्लास 9th का जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है सेट नंबर 1, ये है साइंस सब्जेक्ट का। इसके बारे में आप लोग हम बताएंगे टोटल फुल क्वेश्चन आंसर के साथ, आपको विथ आंसर के साथ आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ये 14 मार्क्स यानी 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा। आपका समय रहेगा 1.5 घंटा, है ना। तो आप लोग दिशा निर्देश कुछ दिया गया है, तो दिशा निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। टोटल प्रश्न आपका कितना रहेगा? 19 रहेगा। 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 से लेकर 7 ठो, यानी 7 को में कितना ठो आंसर देना है? 5 ठो आपको आंसर देना है। सेकंड में कहा गया है कि प्रश्न नंबर 8 से लेकर 14 तक, देखिए 1 से लेकर आपका 7 तक रहेगा, तो उसमें 5 ठो का जवाब देना है। और 8 से लेकर आपका 14 तक रहेगा, तो इसमें भी आपको 5 ठो जवाब देना है। 8 से लेकर 14 तक में कितना जवाब देना है? 5 ठो देना है ना। आप देखिए, तो इसमें जो 1 से लेकर जो 7 तक था, इसमें था ये आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा। 8 से लेकर 14 तक आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? 3 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा, है ना। यहाँ पर लिख दिया है कि प्रत्येक अंक 3 अंक निर्धारित किया जाएगा। अब दिशा निर्देश में हम लोग लास्ट नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक, प्रश्न संख्या 15 से 19 तक 1 से 7 तक आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा। और 8 से आपका 14 रहेगा तो आपका पूछेगा 3 नंबरिया क्वेश्चन। और 15 से आपका 19 रहेगा, आपका ये पूछेगा 5 नंबरिया क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 5 ठो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर 5 ठो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और 15 से लेकर 19 तक में आपको 3 ठो प्रश्न को सॉल्व करना होगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा भी मिलते रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का, है ना। कह रहा है कि ऊर्जा और शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए, है ना। देखिए, ऊर्जा और शक्ति का इस तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में हुबहू उतार सकते हैं, आपका फुल नंबर मिलेगा, है ना। तो देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपका होता है जूल होता है। और शक्ति का भी पूछा है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार का संबंध है। तो संबंध पूछेगा, इसका मतलब होता है दोनों में फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए, दोनों में संबंध क्या होता है? वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। ये क्या होता है? संबंध होता है वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, है ना। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि H2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन कीजिए, है ना। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान होता क्या है? ये H मतलब होता है हाइड्रोजन, और इसका जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है 1 होता है। और ये 2 ठो है तो 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ बीच में प्लस देंगे। बीच में क्या देंगे? प्लस। O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18। 18 यूनिट आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं, मतलब 1 मोल का डिफिनेशन आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे किसी पदार्थ के 6.022 × 10 के पावर 23 कणों को 1 मोल कहते हैं। इसी को आवागाद्रो की संख्या भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, है ना। इसी को कहते हैं 1 मोल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। दोनों जीवाणु का नाम एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम दोनों जीवाणु के द्वारा क्या होता है? ये जीवाणु द्वारा ये फैलता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब चलिए छठा नंबर हम लोग क्वेश्चन तब देख लेते हैं। कह रहा है कि एड्स नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? तो एड्स नामक ये जो बीमारी जो होता है ना, ये HIV के कारण होता है। किस कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है एड्स नामक बीमारी। अब चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में कितने
यहाँ पर सॉरी गैस नहीं होगा, यहाँ होगा प्रतिशत होगा। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितने प्रतिशत? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78%। 78% जो है आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अब चलिए हम लोग सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी में आपका 5-7 ठो क्वेश्चन रहेगा, इसमें 5 ठो बनाना है, तो 3 नंबर का रहेगा, यानी 3 बचे आपका 15 नंबर सेक्शन बी से आपका मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8वां है सेक्शन बी में। कह रहा है कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, 1 जूल को परिभाषित कीजिए, है ना। उसके बाद कह रहा है उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल होता है। इसका मतलब इसमें 2 ठो क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले 1 जूल को परिभाषित करने के लिए करा है, तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग दे लेते हैं। देखिए, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है। मान के चलो ये एक वस्तु है और इस पर कोई हम n न्यूटन का बल लगाएंगे, है ना, तो यह 1 मीटर क्या होगा? विस्थापित होगा। क्या होगा? विस्थापित होगा। तो उसे हम कहते हैं कि वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया। उसी को क्या कहेंगे? वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी में कहा था कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल होता है। तो देखो, कार्य का ऐसा मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है, और ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है, और ऊष्मा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। तो तीनों में कोई एक वाला आप लोग लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे दिया है 220 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज है, तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, यानी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इसको निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटे आवृत्ति। तो वेग का फॉर्मूला देखिए, वेग का आपका मान दे दिया है 440 मीटर प्रति सेकंड, और ये आपका आवृत्ति का मान दे दिया है 220 हर्ट्ज। तो काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 22 एकम 22, 22 दूनी 44। इसका मतलब मेरा क्या निकल गया? 2 मीटर आपका तरंगदैर्घ्य निकल गया। इस प्रकार से हम देखो, इसलिए हम पहले बना दिए क्योंकि आपका समय बहुत ही कम खर्च होगा, ताकि आप जल्दी से उतार सकें और चीज़ें को समझ सकें, है ना। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन करा है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VVI क्वेश्चन है। 46 ग्राम सोडियम में, तो देखो 46 ग्राम ये जो दिया गया है, ये इसको कहते हैं दिया गया द्रव्यमान, यानी ये द्रव्यमान हमको दिया गया है, तो 46 ग्राम दिया गया है। और सोडियम का मोलर द्रव्यमान, तो देखिए ये 46 ग्राम सोडियम का, तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का तत्व जो होता है इसका कितना होता है? 11 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 11। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। तो किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को सोडियम, यानी उस तत्व का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो देखो ये सोडियम का भी क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। तो इसका मोलर द्रव्यमान भी कितना होगा? 23। अब एक फॉर्मूला होता है कणों की संख्या बराबर, तो कणों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो की संख्या। तो देखो दिया गया द्रव्यमान मेरा 46 है ना, और आपका मोलर द्रव्यमान आपका 23 है। तो 46 बटे 23 काटिएगा तो 23 से कम 23, 23 दूने 46। और अवोगाद्रो की संख्या होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और यहाँ से 2 का 2 रहेगा, और 2 से आपको ये गुना कर देना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 छकम 12 गुना 10 के पावर 23, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा, है ना। तो लाइक वाला बटन जो है आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि इससे और हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। थॉमसन, है ना, आपको पता होगा जो जे थॉमसन जो था, ये थॉमसन भी था, है ना। ये जो परमाणु मॉडल का व्याख्या करने के लिए करा है, मतलब इसका सिद्धांत क्या क्या था। देखिए, तो पहला सिद्धांत क्या दिया गया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। कौन कहा था? थॉमसन ने। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। किसने कहा था? थॉमसन ने। परमाणु एक गोला होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। दूसरा नंबर कहा है कि परमाणु धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है। तो परमाणु धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। इसीलिए परमाणु जो होता है ये उदासीन होता है। समझ आया कि नहीं? तो उतार लेने एकदम सेम टू सेम उतार लेना है, कोई दिक्कत आपका होगा नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 0.5 मोल
ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन को पकड़िएगा, है ना। ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, O2। क्या होता है, O2। तो O2 मतलब क्या, O मतलब ऑक्सीजन, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। और यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। ये 32 ग्राम हो जाएगा। और मोलों की संख्या, आपको मोलों की संख्या 0.5 आपको दिया गया है, मोलों की संख्या। तो देखो पूछा है कि अणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो अणु का द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान आपका 32 निकला है और मोलों की संख्या आपको 0.5 दिया है। दोनों को गुना कीजिएगा तो 16.0 यानी 16 आंसर आपका निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 13वां नंबर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये सेक्शन सी में है, 13वां नंबर क्वेश्चन आपका शुरू होता है। इसमें से किन्हीं 13, इसमें 7 को प्रश्न रहेगा, इसमें से 3 प्रश्न को बनाना रहेगा, है ना। 5 प्रश्न रहेगा, 3 को बनाना पड़ेगा। तो प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर रहेगा, तो इसमें भी कितना नंबर आपको मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा, है ना। तो देखिए कह रहा है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है, प्रतिरक्षीकरण क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान समझेगा ना। जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके, है ना, शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेशों पर रोक लगाते हैं तो इसे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को ही प्रतिरक्षण कहते हैं। जैसे मान के देखिए, यहाँ एक घर है, इस घर का कोई मालिक है, उसके बाहर 2 वॉचमैन रहता है ना, वॉचमैन रहता है। आप इसके अंदर जाइएगा तो वॉचमैन आपको जांच करेगा और ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कीजिएगा तो आपको थूर थार देगा। वही काम करता है आपका प्रतिरक्षीकरण। मान के चलो कोई वैक्सीन के टीके का हम लोग उपयोग करेंगे, उपयोग करते हैं क्यों, क्योंकि शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको घटा ना दे कोई सूक्ष्म जीव द्वारा, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरक्षण कहते हैं, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन जो है, 14वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जल प्रदूषण के 3 कारणों को बताइए। जल प्रदूषण, जल मतलब क्या होता है, पानी। प्रदूषण कैसे होता है, जब उसमें हम कचरा वगैरह मिला देंगे, है कि नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। देखिए तो जल प्रदूषण के 3 कारण निम्न हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला देखिए, उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में बहाने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो जितना भी उद्योग वगैरह से निकलता है, नदी के किनारे जो उद्योग बसे रहते हैं उससे जितना कचरा निकलता है उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। दूसरा, पशुओं को नहलाने से भी जल प्रदूषण होता है। तो जल में हम पशुओं को नहाएंगे तो पशुओं में कितना कीड़े मकोड़े जो होता है सब जल में मिस जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। थर्ड नंबर में, शव यानी मृत शरीर को, व्यक्तियों के या किसी जीव जंतुओं के मृत शरीर को पानी में बहाने से, पानी में बहाने से क्या होता है, जल प्रदूषण भी होता है। अब 15वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पिंड की गति ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा को परिभाषित मतलब क्या है, इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा लिखने के लिए करा है। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त करने का मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमको प्राप्त करने के लिए कह रहा है। तो देखो, किसी वस्तु में गति के कारण, यहाँ गतिज नहीं होगा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मान के चलो ये वस्तु है और उसमें जो गति है, मान के चलिए दौड़ रहा है और इस पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब इसमें कह रहा है इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। बहुत छोटा सा है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मान लेंगे कि माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है, मतलब दौड़ रही है, तो वस्तु में F बल लगाने पर, F मतलब क्या होता है, फोर्स। तो देखो कार्य बराबर एक फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क माने W, बल को बोलते हैं फोर्स माने F, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको S से सूचित करते हैं, है ना। तो देखिए, तो W का W रहने देंगे और F बराबर हम फार्मूला जानते हैं ma, गति के दूसरे नियम से फार्मूला निकलता है F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, और ये विस्थापन का विस्थापन S का S रहने देंगे। और ये F बराबर ma कैसे लिखें, क्योंकि ये गति का दूसरा नियम कहता है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे।
इसी प्रकार से आप देखिए ध्यान से, अगर यदि वस्तु को हम विरामावस्था में रखेंगे, विरामावस्था मतलब क्या, यदि उस वस्तु को हम खड़े रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रारंभिक वेग मतलब जीरो में वी मेरा यू मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर बराबर 2as, ये फॉर्मूला होता है। तो वी स्क्वायर का वी स्क्वायर, यू स्क्वायर का मान हम जीरो रख देंगे तो यू स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2as। अब जीरो का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 2as। यहाँ से s का मान निकालिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से वी स्क्वायर का वी स्क्वायर रहने दीजिएगा और इधर से 2a उधर गुना में है, बराबर के इधर लेगा तो भागा में, उधर क्या बचेगा, s बचेगा। इस प्रकार से s बराबर क्या निकला, वी स्क्वायर बटे 2a, वी स्क्वायर बटे 2a। अब हमको पता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण हम 1 माने थे, याद है आपको, ध्यान से देखिए, एफ डब्ल्यू बराबर एम ए इंटू एस, तो वही वाला समीकरण 1 को हम लिख दिए। अब W का W रहने दीजिए, MA का MA रहने दीजिए और S का मान आपका यहाँ पर निकला है, ध्यान से देखिए, वी स्क्वायर बटे 2a यहाँ निकला है ना, तो यहाँ रख देंगे वी स्क्वायर बटे 2a और ये a और a कैंसिल आउट यानी खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा आपके यहाँ देखिए, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो 1 बचा और m का m लिखें और v का v स्क्वायर, तो 1/2 mv स्क्वायर, यही क्या होता है, गतिज ऊर्जा का ये व्यंजक होता है। तो हम व्यंजक निकाल के क्या कर दिए, हम दर्शा दिए, गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकाल के क्या कर दिए, हम दर्शा दिए। आप मेरा आंसर खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला आप लोग उतार लीजिएगा। तो 16वां नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिए, कि एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। मतलब एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल को परिभाषित, मतलब इसका डिफिनेशन लिखने के लिए करा है। मतलब अधिकतर डिफिनेशन आप लोग को पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा है कि तरंग की तरंगदैर्ध्य और आवर्ती और वेग के बीच संबंध को स्थापित कीजिए, जिस प्रकार से पीछे क्वेश्चन को हम स्थापित किए थे। तो देखो, सबसे पहले हम आवर्ती का डिफिनेशन लिखेंगे। तो लिखेंगे किसी माध्यम की गति 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है, मतलब हिलता डोलता है, 1 सेकंड में जितना बार हिलेगा डोलेगा, मान के चलो मेरा हाथ देखो कितना बार हिल डोल रहा है, तो 1 सेकंड में जितना बार हिलेगा डोलेगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती। तो मेरा हाथ का आवर्ती देखो 1 सेकंड में कितना बार हो रहा है, मान के चलो 10 बार हो रहा है, मान के चलो 4-5 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 सेकंड में कितना बार डोल रहा है, 4-5 डोल रहा है, देखिए ये रूल को हिल रहा है, इसे क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं, बस वही सेम टू सेम होता है, टाइम पीरियड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। किसी माध्यम के कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है, मान के चलो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। अब इसी को हम इसका संबंध में स्थापित करने के लिए कहा है, तो मान लेंगे तरंग की तरंगदैर्ध्य यानी लैम्बडा, यानी ये हो गया, और भी वेग से गतिशील है। तो तरंग वेग बराबर फार्मूला होता है तरंगदैर्ध्य बटे आवर्तकाल, ये आपका फार्मूला होता है। आप ध्यान से, तरंग वेग को हम बोलेंगे v बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्बडा से सूचित करते हैं, उल्टा y जिसे बोलते हैं, और आवर्तकाल को टाइम पीरियड माने t से सूचित करते हैं। और ये v को v, और यहाँ देखिए लैम्बडा के पीछे कुछ नहीं क्या है, 1 है, तो 1 बटे हम इसको t लिख सकते हैं, और ये लैम्बडा को लैम्बडा से गुना कर दिए, ये सब मान लिया हम समीकरण 1। अब इसको हम आगे इस तरह से बनाते चलिएंगे, तो हमको पता है कि आवर्ती बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटे आवर्तकाल, यानी आवृत्ति की इंग्लिश बोलते हैं नियो, और 1 का 1, और टाइम पीरियड को इंग्लिश बोलते हैं टी, तो 1 बटे टी। तो समीकरण हम 1 से लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर माने थे, ध्यान से देख लीजिए, वही वाला को हम लिख दिए हैं। अब भी का भी रहने देंगे, 1 बटे टी, तो 1 बटे टी का मान आपका क्या निकला है, न्यू, माने आवर्ती निकला है। तो 1 बटे टी का मान हम क्या रखेंगे, न्यू, मतलब एन रखेंगे, और ये लैम्बडा का लैम्बडा। तो यही तरंगदैर्ध्य वेग बराबर आवर्ती गुना तरंगदैर्ध्य होता है। तो हम संबंध स्थापित कर दिए। अब चलिए हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक, इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया ए नंबर, और बी नंबर अलग से कहा गया। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए, है ना। तो देखो समस्थानिक का डेफिनेशन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें। समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। देखो, वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होता है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समान स्थान रखने वाला। तो परमाणु संख्या समान रहेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान आपका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे एक यहाँ पर कार्बन है जिसका परमाणु संख्या 12 है, यानी परमाणु द्रव्यमान 12 है, और क्रमांक नंबर 6 है। यार एक कार्बन जो है जिसका परमाणु द्रव्यमान आपका 14 है, और ये आपका परमाणु संख्या 6 है। तो अलग अलग उदाहरण हम दे दिए।
क्वेश्चन बी में पूछा है कि समस्थानिक के कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो देखिए हम 3 उदाहरण यहाँ नीचे लिख दिए हैं। देखो पहला उदाहरण जो है उपयोग लिखने के लिए करा, उदाहरण नहीं। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका? यूरेनियम के समस्थानिक का। तो ये पहला हो गया। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूसरा समस्थानिक हो गया। और तीसरा, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 3 गो समस्थानिक हो गया। पहला समस्थानिक यूरेनियम के एक समस्थानिक, दूसरा है कोबाल्ट के एक समस्थानिक और तीसरा है आयोडीन के एक समस्थानिक। तो आयोडीन वाला हम घेंघा रोग में इलाज करते हैं और कोबाल्ट का वाला समस्थानिक कैंसर का उपचार करते हैं और यूरेनियम वाला समस्थानिक जो होता है परमाणु भट्ठी में हम ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग 18वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन करा है कि जल चक्र, ये बहुत ही वेरी क्वेश्चन है। ये मॉडल प्रश्न से आपका आ सकता है क्लास 9th में। कह रहा है कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। जल चक्र, तो सबसे पहले हम लोग जल चक्र होता क्या इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है। मान के चलिए इसको हम यदि पृथ्वी मान लेंगे और इसको 4 भागों में बांटेंगे, तो 4 भागों में बांटेंगे ना, तो 3 भाग मेरा क्या बनेगा, मेरा जल मिलेगा और 1 भाग मेरा क्या बनेगा, स्थल। स्थल मतलब जमीन मिलेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है, सबको पता है। यह जल समुद्रों, नदियों और झीलों में उपस्थित है। समुद्र में भी स्थित है जल, समुद्र में, साथ में नदी में और झीलों में, है ना। तो देखो ये जल चक्र होता है, कैसे बनता है, कैसे, जब देखो जब सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है ना, तो यह जल वाष्प बनकर उड़ता है। यानी किसी चीज़ में टेम्परेचर देंगे जल वगैरह में, तो वह क्या हो जाएगा, जल वाष्प मतलब भाप बनकर ऊपर उड़ने लगेगा। तो देखो उसके बाद होता क्या है, फिर जब यह वाष्प ठंडा हो जाता है तो बादल का रूप ले लेता है ऊपर में जाकर, जिससे वर्षा होती है और हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो सबसे शुरू जब सूरज का गर्मी पड़ता है पानी में, देखो आपको नक्शा छाप दिया यहाँ पर, सूरज का गर्मी पड़ता है समुद्र में, तो समुद्र का पानी वाष्प यानी भाप बनकर ऊपर जाके बादल का निर्माण करती है और फिर इस प्रक्रिया में बादल से क्या बढ़ती है, बारिश यानी वर्षा होती है। फिर ये वर्षा हमारे ज़मीन में आकर गिरती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जल चक्र। मतलब यह प्रक्रिया एकदम घूमते रहता है कि नहीं। तो देखो तो बादल का रूप ले लेते हैं जिससे वर्षा होती है और हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है। यही प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने के लिए कहा था, तो एक फिगर के माध्यम से हम समझा दिए हैं, आप लोग भी माप दीजिएगा और दिखा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोगों के में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। संक्रामक, तो संक्रामक रोग जो ऐसा रोग जो होता है जो सूक्ष्मजीव द्वारा फैलता है, जैसे मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, ये छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा, सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलता है। और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, वैसे रोग जो सूक्ष्मजीवों द्वारा नहीं फैलते हैं, जैसे एनीमिया, मधुमेह, ये जो है आपको संक्रामक रोग में सूक्ष्मजीवों द्वारा नहीं फैलते हैं। तो ये 1900 क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया से आप लोग को सॉल्व करके दे चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और हम इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहें। और आपको ये वीडियो पसंद लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त लोग भी देख सकें और इसी प्रकार से आंसर को लिख सकें। आशा करते हैं तो बहुत वीडियो को पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।